Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I am Dheeraj Rajpurohit and I warmly welcome you all to our session Polity through MCQs. As you all know कि हम इसमें previous year prelims questions solve कर रहे हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड है. तो इससे पहले हम 2022, 21 और 2020 इस पे फोकस कर रहे हैं. तो ये हो चुका है हमारे 2022 और 21. वी आर फोकसिंग ऑन 2020. इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर दिया था हमने. So 5 questions, 6 questions and 6 questions. So today is the final part. We are going to discuss the remaining 6 questions of 2020 prelims based on polity. So let's start the session. Before starting, see, Prince Civil Services, a premier institute where you can prepare for civil services along with your college. ये initiative start किया है Prince College ने. तो प्रिंस कॉलेज ने एक यूनिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आप कॉलेज की डिग्री के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आरएस की तैयारी कर सकते हैं. तो अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है या फिर आपके कोई नोन है जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है और साथ ही साथ कॉलेज के साथ ही वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, फ्यूचर में एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए. और इसी में एड ऑन आपके लिए एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट ऑन 16 अप्रैल 2023. तो यस दोस्तों, ये बस 2 दिन ही बचे हैं इसके लिए. अगर आपने अब तक इसके लिए रजिस्टर नहीं किया तो इस लिंक पे जाके रजिस्टर कीजिए और इससे आप स्कॉलरशिप भी गेन कर सकते हैं वाइल एडमिशन. ओके, सो ये 16 अप्रैल को है. अगर अब तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो कर दीजिए. कोई नोन है जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं तो उनके साथ भी आप ये न्यूज़ शेयर कर सकते हैं. अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, तो आप ये नंबर दिए हुए हैं नीचे, इन पे कॉल भी कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर सेशन. तो आज हम 2020 प्रीलिम्स का थर्ड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं. सो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट. सो इससे पहले हम 11 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं. स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट था 5 क्वेश्चंस, द रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस, एंड फाइनली आज हम जो बाकी के 6 क्वेश्चन बचे हैं वो कर लेंगे. So let's start. In context of India, which one of the following is characteristic appropriate for bureaucracy? Which of the following is a characteristic of bureaucracy in India? तो ब्यूरोक्रेसी का क्या फीचर है? लेट्स सी. ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी हमारे क्लर्क से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक, ये सभी लोग इंक्लूडेड हैं ब्यूरोक्रेसी में. ठीक है, इसे हम टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं. 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे, सॉरी, परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं. टेम्पररी एग्जीक्यूटिव आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जो हमारे मंत्री वगैरह है, और हमारे जो डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसे कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी. तो ब्यूरोक्रेसी, आई होप ये क्लियर है. ब्यूरोक्रेसी क्या है? बाबू से लेके ऊपर तक जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वहां तक ये सभी लोग हमारे ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है. इसे हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं. सो लेट्स कम बैक और हम देखते हैं इनमें से कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है. लेट्स सी द फर्स्ट वन, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. देखिए, ब्यूरोक्रेसी का ऐसा कुछ काम नहीं है. वाइडनिंग दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये काम हो सकता है अगर हम लोगों को ज़्यादा एजुकेट करें, अवेयर करें, या फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को थोड़ी पावर दें, या फिर हमारे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स हैं, एमएलए, एमपीज, इनको कुछ और पावर दें या लोगों को पावर दें, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे ये फीचर हो सकता है. बट ब्यूरोक्रेसी का ये फीचर नहीं है. सो लेट्स exclude this. Now, an agency for strengthening the structure of फेडरलिज्म. फेडरलिज्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. फेडरलिज्म होता है डिवीजन ऑफ पावर, जहां पे हम पावर डिवाइड करते हैं स्टेट के बीच में, सेंटर के बीच में, या फिर हम किसी 2 पार्टीज के बीच में पावर डिवाइड करते हैं, वहां हम कहेंगे फेडरलिज्म. तो ये फेडरलिज्म से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमारी स्टेट में भी है, सेंटर में भी है. कई सारे हमारे सर्विसेज एक्सक्लूसिवली स्टेट के लिए हैं, कुछ एक्सक्लूसिवली सेंटर के लिए, कुछ दोनों जगह ट्रांसफर भी होते हैं. तो यस, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. Now, an agency for facilitating political stability and economic growth. See, political stability ये पार्ट बिल्कुल गलत है. इकोनॉमिक ग्रोथ में फिर भी इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज हमारे ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं. तो इंप्लीमेंट करते हुए उनका एक एम होता है कि ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है.
बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये कहीं पे यहाँ मैच नहीं होता, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो गवर्नमेंट बनी है वो स्टेबल रहे, बार बार गवर्नमेंट गिरे नहीं, सरकारें गिरे नहीं, नहीं तो वापस इलेक्शन करवाना पड़ेगा, फिर से हमारी गवर्नमेंट बनेगी, फिर वो गिर जाएगी। तो इसे इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि सरकार बनी है तो वो 5 साल चलेगी, जो उसका पूरा टेन्योर है वो पूरा कंप्लीट करेगी, कार्यकाल कंप्लीट करेगी, और उसके बाद इलेक्शन होगा। सो ऐसा कुछ ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है उसमें। एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी जो है वो एपॉलिटिकल होती है, नॉन पॉलिटिकल। उनका काम होता है ब्यूरोक्रेसी, यानी जो भी हमारे बाबू वगैरह भी हैं, कलेक्टर हैं, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी भी है, ये पॉलिटिकली एफिलिएटेड नहीं हो सकते। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन नहीं कर सकते। ना ही ये ओपनली किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करेंगे, बिकॉज़ तब ये बायस्ड हो सकते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए बायस्ड हो सकते हैं, किसी का फेवर कर सकते हैं। तो इसलिए ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं पे नहीं आएगा। तो फाइनली वैसे भी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। यस, परफेक्ट एग्जाम डेफिनेशन है उसकी। जो पब्लिक पॉलिसीज हैं, ये पब्लिक पॉलिसीज बनाता कौन है? ये पब्लिक पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है। नाउ ये गवर्नमेंट बनाती है, बट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी। इंप्लीमेंट किसके थ्रू करेगी? ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। यानी कोई पब्लिक पॉलिसी बनी है, उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे कलेक्टर इंप्लीमेंट करेगा। कलेक्टर के नीचे पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो सब उसमें लगेगी, उसे इंप्लीमेंट करेगी। वहीं पे अगर पुलिस से रिलेटेड समझ लीजिए कोई पब्लिक पॉलिसी लेके आए, तो पुलिस इंप्लीमेंट करेगी। सो यस, ब्यूरोक्रेसी का काम होता है पब्लिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी। आई थिंक इट वॉज अ वेरी सिंपल आंसर। अगर आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी क्या है तो आप इजीली यहाँ पे इस ये आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब इससे रिलेटेड 4 हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। लेट्स फोकस वन बाय वन। सो इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। देखिए वैसे ये सब इसी से रिलेटेड है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारी 2 कॉन्सेप्ट आते हैं प्रियम्बल से रिलेटेड। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इस पे पहले चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्या उसका इफेक्ट, लीगल इफेक्ट है। लीगल इफेक्ट तब होता है जब हम उसे लागू कर सकें, और कोई उसे बैकअप के लिए लॉ हो, या फिर उसे बैक करने के लिए हम उसे कोर्ट में जाके कहीं पे उसके अप्लाई कर सकते हो। अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा तो हम कोर्ट जा सकते हैं। उसे कहते हैं कि लीगल इफेक्ट है कि नहीं है उसका। यानी लॉ मेकिंग में या फिर कई बार जो जुडिशरी है, अगर किसी लॉ को जज कर रही है, तो उस टाइम पे क्या इसे जज किया जाएगा, ये तब कहेंगे कि लीगल इफेक्ट है कि नहीं है इसका। तो अब 2 चीजों पे चर्चा करनी है। पहले हम चर्चा करते हैं पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? देखिए इसको लेके बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी थी शुरुआत में। एम्बिग्विटी यानी कि कोई निश्चितता नहीं थी। तो शुरुआत में एक केस था 1960 में, बेरूबेरी केस। 1960 हुआ क्या कि बेरूबेरी यूनियन, एक वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा एरिया था, वो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दे दिया। यानी उस समय जो बांग्लादेश है, हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय, ये उसको दे दिया। गलती से ये मैपिंग के वक्त इंडिया के मैप में इंक्लूड हो गया, बट लेटर ऑन पता चला कि ये गांव बीच में डिवाइड हो गया और ये यूनियन एक्चुअली वहां जाना चाहिए। तो हमने एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, देखिए अमेंडमेंट नहीं किया था, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू हमने वहां दे दिया। तो इससे रिलेटेड बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, केस भी हुआ, बेरूबेरी यूनियन केस। इसी केस का एक पार्ट था कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट यही जजमेंट लेटर ऑन उन्होंने चेंज कर दिया केशवानंद भारती केस में। दिस इज अ लैंडमार्क केस। ये 1973 में इसका जजमेंट आया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आज के टाइम पे हम इसी के साथ जाते हैं, दैट इवन सुप्रीम कोर्ट यही कहता है। अगर हम थोड़ा सा पुराने हिस्ट्री में जाएं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो रहा था, तो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फिर हमने प्रियम्बल पे वोटिंग की। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब वोटिंग कर रही थी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे वोटिंग हो चुकी है, फाइनल हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद उन्होंने प्रियम्बल को रखा और कहा कि इस पे वोट करते हैं, अब इसे अब ऐड करना है। तो उस समय उस प्रेसिडेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इवन उसे प्लेस करते वक्त कहा भी था दैट यहाँ पे मुद्दा ये है कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और हमें इस पे अब वोट करना है।
तो शुरुआत में उन्होंने ऐलान अनाउंस भी इसी तरह से किया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और लास्ट में इसे क्यों जोड़ा, जब हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया उसके बाद प्रियम्बल क्यों जोड़ा? रीजन ये था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ प्रियम्बल को एक उसका पार्ट बनाना था, एक उसे एक स्कोप देना था कि जो भी चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आगे हमारे एस्पिरेशंस हैं, एम्स हैं, उन एम्स को एक्चुअली प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करे, प्रियम्बल बताए कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये करना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, ये प्रियम्बल के थ्रू हमें क्लियर हो। तो यस, उस समय जो व्यू था हमारे फोर फादर्स का, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही व्यू अब सुप्रीम कोर्ट का भी है। सो यस, एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट कर देते हैं जहां जहां पे उसे लिखा है कि नॉट अ पार्ट, जैसे कि ये वाला लिखा है नॉट अ पार्ट, हम हटा देते हैं। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमने तीन में इसे निकाल दिया इसे। नाउ सेकेंडली हमें देखना है कि क्या इसका लीगल इफेक्ट है या नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, काफी हद तक सही लग रहा है, बट लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, तो ये गलत है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। एक्चुअली लीगल इफेक्ट पार्टली है और पार्टली नहीं है। अगर हम लीगल इफेक्ट की बात करें तो इवन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ना है या इंटरप्रेट करना है, उसकी व्याख्या करनी है, तो उस समय हम प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हैं। सो वी कैन रीड द कॉन्स्टिट्यूशन विथ द प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं। यानी कि अगर कोई लॉ बन गया और वो लॉ को जज करना हो, तो क्या प्रियम्बल के अनुसार उसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बता सकते हैं? बता सकते हैं, अगर वो एड ऑन हो रहा है दूसरे पार्ट्स के साथ में। देखिए लास्ट वाला, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां तक तो ठीक है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर अदर पार्ट। यानी अलग से सिर्फ हम प्रियम्बल की बात करें तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, बट अगर हम किसी और पार्ट के साथ उसे जोड़ के देखें, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपी या फिर और कोई पार्ट है जहां पे प्रियम्बल के कुछ प्रोविजंस वहां देखे जा रहे हैं, तो हाँ, दोनों को साथ में पढ़ा जा सकता है। उस आर्टिकल या उस प्रोविजन को और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी अगर प्रियम्बल को हम साथ में जोड़ के देखें, तो हम उसे जोड़ सकते हैं। तो यस, ये वाला पार्ट एक्चुअली इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे सीधा लिखा है हैज नो लीगल इफेक्ट, बट इसका लीगल इफेक्ट है। लीगल इफेक्ट कहाँ पे नहीं है? इंडिपेंडेंटली नहीं है, अकेले प्रियम्बल को नहीं देखा जाएगा, प्रियम्बल को दूसरे किसी पार्ट के साथ जोड़ के हम देख सकते हैं। सो यस, हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, with reference to the provisions contained in Part 4, the Constitution of India, which of the following statements are correct? Very important. हमें देखना है कि तीन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। लेट्स सी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पार्ट 4। हमें ये पता होना चाहिए पार्ट 4 क्या है। पार्ट 4 है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इस तरह के डायरेक्टिव्स हैं जो स्टेट को दिया जाता है, और स्टेट यानी यहाँ पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंक्लूडेड है। सो उनके लिए कुछ डायरेक्टिव्स, कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप जब अपनी पॉलिसी बनाओ तो उस पॉलिसी के टाइम इन डायरेक्टिव्स का ध्यान में रखें। नाउ दे आर एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट? नो, दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 एनफोर्सिएबल है, अगर वो लागू नहीं होंगे तो हम कोर्ट जा सकते हैं, बट अगर ये लागू नहीं होंगे तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो हम एलिमिनेट कर देंगे। वन करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है हमें। नेक्स्ट सी, दे शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, वैसे भी ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते थे। यस, 2 इज करेक्ट, ऑटोमेटिकली हमने देख लिया 2 तो वैसे भी करेक्ट है। नाउ थर्ड, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। अभी शुरुआत में हमने यही डेफिनेशन की थी इसकी, कि ये जब लॉज बनाएगा स्टेट तो ये डायरेक्टिव्स, ये प्रिंसिपल्स एक्चुअली उसे इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना, उसे एक तरह से डायरेक्शन देंगे। सो यस, दिस इज करेक्ट। So our correct answer is 2 and 3, D. Let's move on to the next question. चलिए, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमें क्या ढूंढना है? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। Let's see the first statement. According to the Constitution, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he is not a member of legislature of that state.
देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली कहता है कि अगर किसी को मिनिस्टर बनाना है, वैसे तो एक प्रोविजन है, सीधा सीधा प्रोविजन है कि अगर आप मेंबर हो, लेजिस्लेचर के मेंबर हो, भले आप स्टेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब की, तो अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पे भी बाइकैमरलिज्म है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो, तो आप मिनिस्टर बन सकते हो, मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बट एक एड ऑन प्रोविजन है जो ब्रिटिश सिस्टम से काफी अलग है, हमने एक यूनिक हमारा इनिशिएटिव है, दैट ऐसा कोई पर्सन जो एक्चुअली लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, उसको भी हम बना सकते हैं मिनिस्टर। बट ये मिनिस्टर कितने टाइम के लिए बनेगा? 6 मंथ के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर उसे लेजिस्लेचर की मेंबरशिप लेनी होगी, यानी इलेक्शन के थ्रू या नॉमिनेशन के थ्रू। अगर वो मिल जाती है तो वो कंटिन्यू कर सकता है, वरना वो कंटिन्यू नहीं करेगा। तो 6 महीने तक मिनिस्टर बन सकता है कोई भी पर्सन। अब यहाँ पे कैच क्या है? सारा पार्ट सही है, यहां तक सही है, ये यहां से लेके यहां तक सही है, बट ये जो पार्ट है एलिजिबल टू वोट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो भी एलिजिबल है वोट देने के लिए वो सभी लोग मिनिस्टर बन सकते हैं? एक्चुअली यहाँ पे कैच ये है कि आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसकी क्वालिफिकेशन बताता है कि कोई भी अगर मिनिस्टर बनेगा तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। उसकी क्वालिफिकेशंस में एक है कि वो सिटीजन होना चाहिए। चलिए हम बाकी सब क्वालिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस पे फोकस करना है उसी पे आते हैं। अगर उसे लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो मिनिमम 25 इयर्स एज होनी चाहिए। अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, यानी विधानसभा, विधान परिषद में है, तो उसे 30 इयर्स का होना चाहिए। ठीक है। अब एलिजिबल वोटर्स कितने के होंगे? हमारे यहाँ पे पहले था 21 इयर्स, बट अब वो एज कम करके हमने 18 इयर्स कर दिए। तो जो भी 18 साल से ऊपर है वो वोट कर सकता है। तो क्या जो 18 साल से ऊपर है वो मेंबर बन सके, यानी मिनिस्टर बन सकता है? ऑटोमेटिकली देखिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट 25 और 30 है, तो जहां से भी आप आओगे इतना होना चाहिए। मिनिस्टर्स के लिए भी मिनिमम एज 25 इयर्स है। तो यस, ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि 18 इयर्स दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, अ पर्सन कॉन्विक्टेड, यानी जिसे सजा सुना दी हो, of a criminal offense and sentenced to imprisonment of 5 years is permanently disqualified for contesting an election even after his release from the prison. तो ये कह रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये बताता है कि किसी भी पर्सन को अगर 5 साल की सजा सुना दी है तो वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इवन वो 5 साल की सजा काट के बाहर आ जाए उसके बाद भी परमानेंटली। तो ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है कि अगर किसी पर्सन को 2 साल की सजा सुना दी है, 2 साल की, जैसे अभी रिसेंटली केस हुआ है राहुल गांधी को, अभी राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, अभी उन्हें, उनके एमपी थे तो एमपी की भी मेंबरशिप उनसे छीन ली गई है और आने वाले इलेक्शंस में भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक कि उनके आरोप नहीं हट जाते, क्योंकि उनको 2 साल कॉन्विक्ट कर दिया है, सजा सुना दी है। तो 2 साल है, ये 5 साल वाला पार्ट यहीं पे गलत हो गया। बट एक एड ऑन नॉलेज आपके लिए, बिकॉज 2 साल, एक तो 2 साल के लिए सजा सुना दी हो, और वो कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 इयर्स। 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। 6 साल बाद वो वापस इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। हमारा आंसर होगा नाइदर 1 नाइदर 2, डी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट दिए हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करने की कोशिश करेंगे। Now, first, the President of India can summon a session of the Parliament at such a place as he or she thinks fit. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए आर्टिकल 85 जो है ये बताता है, ये बोलता है that the president from time to time can summon each house of parliament. टाइम टू टाइम लोकसभा राज्यसभा दोनों को समन कर सकते हैं, यानी उन्हें बुला सकते हैं बैठक के लिए, सिटिंग के लिए, कि आप सेशन स्टार्ट करो। अब इसके लिए कैच देखिए, टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। ये कैच है कि ऐसे टाइम पे जब उसे सही लगे और ऐसी जगह जो उसे सही लगे, यानी परमानेंटली। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको उसी बिल्डिंग में बैठना पड़ेगा। प्रेसिडेंट कभी भी समन करके कहीं पे भी जहां उन्हें ठीक लगे वहां ये बुला सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना सेशन कीजिए। So this is the catch, yes, but 6 months, ये आगे वाले
उसमें काम आएगा हमारा 6 महीने का गैप होना चाहिए 2 सेशन के बीच में, मिनिमम या सॉरी मैक्सिमम जो टाइम हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। अगर एक सेशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद दूसरा सेशन जो है उसमें मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 6 महीने। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि मिनिमम आपको 2 बार साल में तो सेशन कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा। नाउ हम आ जाते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है तो हम वो काट देते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें, तो 2 निकाल दें, जहां जहां पे 1 नहीं है निकाल देते हैं, यस। सो सी 2 इज ऑटोमेटिकली आउट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides 3 sessions of parliament in a year but is not mandatory to conduct all three sessions। तो ये वैसे तो हमने एलिमिनेट ही कर दिया है, आपको इसमें डाउट ही नहीं आना चाहिए, बट स्टिल ये क्यों गलत है ये बात करते हैं। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि आपको सिर्फ मिनिमम 2 बार मिलना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 3 सेशन के लिए नहीं बोलता, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 6 महीने का गैप हो सकता है, तो मिनिमम कितनी बार हो गया 2 बार। वैसे हमारा कन्वेंशन है कि हम 3 बार मिलते हैं, ये हमारा कन्वेंशन है, प्रथा है हमारी कि एक बजट सेशन होगा, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, तो 3 सेशन में हम मिलेंगे। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं कह रहा कि आप 3 सेशन में मिलो, यानी पार्लियामेंट को 3 सेशन लेने। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये कह रहा है कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली हमारा लॉजिक ये कहता है कि कितने होंगे मिनिमम सेशन, 2। ओके, सो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। लेट्स सी द थर्ड वन, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। तो एक साल में कितने दिन मिलना पड़ेगा, यानी सिटिंग करनी पड़ेगी पार्लियामेंट को, ऐसा कोई नंबर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। आई गेस ये स्टेटमेंट सबको पता होगा, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि आप न्यूज़ भी पढ़ते रहते हैं कई बार। देखिए ये कभी हमने फिक्स किया नहीं, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया, ना ही कभी किसी लॉ के थ्रू फिक्स हुआ। तो ये फिक्स नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज के कितने दिन आपको बैठना है पार्लियामेंट को, कभी फिक्स नहीं था। और आप अगर देखोगे तो इनिशियली शुरुआत के जो सेशंस थे हमारे पार्लियामेंट के, जब हम आज़ाद हुए उसके बाद जो पहली पार्लियामेंट बनी, उसके जो सेशंस थे वो काफ़ी लंबे होते थे। एवरेज में कम से कम साल में 120 दिन वो मिलते थे सिटिंग्स के लिए। बट अब पिछले 1 डेकेड से ये बहुत कम और लगातार कम होते जा रहा है। अब ये हो गया है ऑन एन एवरेज साल में सिर्फ 70 दिन मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन भी होता है, आपके मेंस का पार्ट है, दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट इज ऑन अ डिक्लाइन। क्यों प्रोडक्टिविटी इसलिए डिक्लाइन पे, क्योंकि अगर ये मिलेंगे ही नहीं तो इश्यूज को डिस्कस कैसे करेंगे, डेलिब्रेट कैसे करेंगे, कैसे लॉज बनाएंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू द आंसर 1 and 3, द करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। Let's move on to the last question of today's session. Now ये IR के पार्ट का है। In which one of the following groups are all 4 country members of G20? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि G20 के मेंबरशिप कौन कौन सी है। देखिए अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, यहीं पे आंसर आ गया। वैसे हमारा आगे नहीं चलेंगे, लेट्स सी। मैं आपको ये मैप दिखा देता हूँ, ये है हमारा G20 का मैप। यू कैन सी अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, टर्की, इंडिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडोनेशिया। देखिए इसमें कुछ कैच है, आप हमेशा देखिए कि कौन सा एरिया है, वहाँ पे एक्सेप्शन क्या है। जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन है इंडोनेशिया है। और बाकी देखिए मलेशिया, यहाँ पे एक ऑप्शन में था मलेशिया, इस वजह से नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे न्यूजीलैंड भी नहीं है, अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड इंक्लूडेड नहीं है, न्यूजीलैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। एंड बाकी में देखा जाए तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया तो है, बट ईरान और ये सब यहाँ पे मेंबर्स नहीं है। एंड इंडोनेशिया मेंबर है, जापान, सिंगापुर, यहाँ पे आप देखोगे तो सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम क्लियरली कि कौन कौन से मेंबर्स है। ये G20 के मेंबर्स है। G20 आर दी राइजिंग इकोनॉमीज एंड द लार्जेस्ट 20 इकोनॉमीज। एक्चुअली ये 20 इकोनॉमीज में 19 तो कंट्रीज है, आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड एक यूरोपियन यूनियन है, अब बाकी 19 कंट्रीज है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस पे मैंने 1-2 बार वीडियोस भी बनाए पहले G20 की मीट पे। एंड इन फ्यूचर इफ यू वांट अ वीडियो ऑन G20,
जिसमें हम बेसिक बातें करें G20 है क्या, उसके कुछ फीचर्स के बारे में। इफ़ यू वांट दैट वीडियो प्लीज़ कमेंट बिलो, तो मैं इस पे एक वीडियो बना लूँगा। एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। हमने काफ़ी कुछ आपको नया कुछ डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको मिली होगी इस वीडियो से। सो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक बटन हिट कर देना। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।